एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अर्णा चौधरी। हम यहाँ पर समझेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को 2021 और ये लेवल रहेगा 1 to 5। ठीक है, सीडीपी के 30 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और जैसे कि मैंने टैग वर्ड की वीडियो भी डाली है तो आप उसे जरूर वॉच करें ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मेकिंग इसमें हेल्प मिले और समझ में आए कि किस तरीके से हम ऑप्शन को काट के भी अपना आंसर ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी मैं साथ साथ में अगर जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड है उनको समझाते हुए मैं चलूंगी और किस तरीके से हमें अपने आंसर को लेने में हेल्प मिलती है उनकी सहायता से, वो भी मैं बताती चलूंगी। ठीक है, तो ये है फर्स्ट लेवल का पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है आपको ये बताना है। विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है। विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। विकास की गति व्यक्तिगत होती है। तो इसमें से सही नहीं है वह आपको बताना है। तो देखिए, विकास क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है यानी कि सीक्वेंशियल और ऑर्डरली होता है, तो ये तो सही हो जाएगा। विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित नहीं होता है, वह आनुवंशिकता के साथ साथ में वातावरण यानी कि परिवेश से भी प्रभावित होता है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, सही बात है। चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे वो नैतिक विकास हो, चाहे वह सामाजिक विकास हो, सभी एक दूसरे पर जो है निर्भर करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो ये भी सही होता है। विकास की गति व्यक्तिगत होती है। हर एक व्यक्ति यानी कि हर एक बच्चा एक दूसरे से भिन्न दर से अलग अलग समय पर बड़ा होता है, उसमें अलग अलग समय पर विकास होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि विकास की जो गति होती है इंडिविजुअल होती है, इंडिविजुअल होती है। ठीक है, वह एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती है। ठीक, इस वजह से ये भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और हमें बताना था कि इसमें से गलत कौन सा है यानी कि सही कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है। यानी कि जब बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है, उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंसिटिव पीरियड फॉर एक्वायरिंग लैंग्वेज। जब वो लैंग्वेज को एक्वायर करता है तो उसका संवेदनशील पीरियड कौन सा माना जाता है। अगर जन्म पूर्व अवस्था है तो उसके पास में कोई भाषा भी नहीं है, अभी वो गर्भ में है। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, वयस्क अवस्था। तो क्योंकि बच्चा जब किसमें बाल्यावस्था में होता है तब वह भाषा सीख रहा होता है और उसकी भाषा का विकास उत्तर बाल्यावस्था यानी कि जिसे हम पोस्ट चाइल्डहुड होते हैं उस पर जाकर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अभी तो ये बीच की अवस्था है, स्टार्टिंग की अवस्था है, प्रारंभिक बाल्यावस्था है। यहाँ पर बच्चा जो है भाषा सीखना शुरू करता है, जिसमें हम कह सकते हैं बच्चा 2 से 3 वर्ष का है। ठीक है, 2 से 3 वर्ष का है और इसकी अवस्था कितनी 3 से 6 वर्ष की मानी जाती है। तो अभी बच्चा भाषा सीखना शुरू कर रहा है, तो उसमें उसके सामने हमें बोलते समय, शब्दों को इस्तेमाल करते समय बेहद ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए इसको सेंसिटिव पीरियड, संवेदनशील काल कहा गया है। किशोर अवस्था में तो कंप्लीट उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो चुका है, वह बहुत से शब्द बोलना शुरू कर देता है, उसका वर्ड कोर्स कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है, तो किशोर अवस्था नहीं होगा। वयस्क अवस्था में तो बहुत मतलब भाषा अन्य अन्य प्रकार की भी सीख जाता है, तो इस वजह से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स को आपको बताना है और साथ ही साथ ये भी बताना है कि कौन सी, यानी कि यहाँ पर परिवार या फिर आस पड़ोस या फिर बच्चों या फिर धर्म, अभिभावक या फिर स्कूल धर्म या फिर परिवार और स्कूल, कौन सी जो है बच्चों के सामाजिकरण की द्वितीय एजेंसी है, द्वितीय कारक है। ठीक है, तो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको सामाजिकरण के प्रथम और द्वितीय कारक समझाए थे, तो अभी आपको उसी के अनुसार आंसर करना है। अगर हम परिवार को देखें, परिवार क्योंकि यहाँ पर द्वितीय पूछा है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम परिवार को देखें तो ये क्या होती है, ये प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था होती है। ठीक है, आस पड़ोस हुआ, परिवार हुआ। दूसरा है इसमें धर्म, धर्म जो होता है द्वितीय होती है, सेकेंडरी होती है। लेकिन अभिभावक क्या हो जाएगी, यानी कि पेरेंट्स क्या हो जाएगी, प्राथमिक हो जाएगी। ठीक है, स्कूल की बात करें तो स्कूल सामाजिकरण की द्वितीय संस्था है। ठीक है, और जो धर्म है, धर्म भी सामाजिकरण की द्वितीय संस्था है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगर हम बात करें परिवार की, तो परिवार क्या है, प्राथमिक संस्था है सामाजिकरण की, और स्कूल क्या है, द्वितीय संस्था है।
ठीक है। इस तरीके से हमें क्या है, हर एक चीज को अच्छे से विश्लेषित करते हुए समझना है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ये आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण, संरक्षण यहाँ पर क्या होता है, कंजर्वेशन होता है, ठीक है, किस अवस्था में कर पाते हैं। तो आपको बताना है जीन पियाजे की 4 विकास की अवस्थाओं में से वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा कंजर्वेशन समझने लगता है, यानी कि जितने भी भौतिक वस्तुएं, जितने भी भौतिक मान होते हैं, चाहे वो द्रव्यमान हो, भार हो, वस्तु का आयतन हो, वस्तु का जो है गुण हो, जब वह उनका संरक्षण समझने लगता है तो वह कौन सी अवस्था होती है। तो आपको वही बताना है, संवेदी पेशीय अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चे के पास में संरक्षण यानी कि जितने भी भौतिक मूल्य होते हैं वस्तुओं के, उनको कि वह अगर उसका स्थान या फिर हम उनका जो है उनको चेंज कर दें। जैसे कि एक एग्जांपल भी दिया जाता है कि बच्चे को एक गोल गिलास में और एक लंबे गिलास में पानी भरकर दिखाया गया, मात्रा पानी की सेम ही है दोनों में, तो बच्ची ने अगर यहाँ पर इस अवस्था में हम आंसर पूछे कि कौन से में ज्यादा पानी है, तो वह समझ जाती है कि भले ही इनका आयतन चेंज हो गया हो, लेकिन जो द्रव्यों की मात्रा है वह बराबर है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर आंसर वो क्या देगी कि दोनों में बराबर पानी है। ठीक, तो ये अपने आप में संरक्षण है, संरक्षण का गुण वो समझ चुकी है। यहाँ पर तो अवस्था बहुत छोटी होती है तो वो नहीं समझ पाता है। ठीक है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अभी वो कोई तर्क नहीं कर पाता है, प्रतीकात्मक तर्क करता है। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर होती है तो वह सभी प्रकार के तर्क भी करने लगता है, समझने लगता है। ठीक है, संरक्षण से हमारा क्वेश्चन था तो आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक का मतलब यहाँ पर कितना होना चाहिए, 7 से 11 वर्ष होना चाहिए, 7 से 11 वर्ष। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वर्गीकरण के मौके देना, ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, या फिर कर्मित करने के कार्य देना, या फिर मूर्त संसाधन देना। तो कौन सा कार्य शिक्षिका को यहाँ पर नहीं करना चाहिए, तो उन्हें अमूर्त ऐसी समस्याएं नहीं देनी चाहिए जिसमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे के पास में मूर्त तर्क है, यानी कि उसके सामने जो घटना हो रही है वह केवल उसे समझ सकता है, उसी पर चिंतन कर सकता है, लेकिन अमूर्त चिंतन वह नहीं कर सकता। क्यों, अभी वो 7 से 11 वर्ष का है। अगर हाँ 11 वर्ष से वो ऊपर होता, 12 वर्ष का होता, किशोर अवस्था में होता जिसमें बच्चे में अमूर्त चिंतन विकसित हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि उसे इस तरह के कार्य दिए जा सकते हैं। लेकिन अवस्था कितनी है, 7 से 11 वर्ष है, और वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, तो इसीलिए हमें केवल उनको वही काम देने हैं जो कॉन्क्रीट है यानी कि मूर्त है। तो मूर्त संसाधन देंगे तो सही बात है। सिक्वेंशियल सीरिएशन, सीक्वेंस वो जान जाता है, क्रम लगाना जान जाता है, क्रम में चीजों को व्यवस्थित करना जान जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। वह वर्गीकरण जान जाता है, चीजों को क्लासिफाई करना समझ जाता है, तो इस वजह से ये भी सही है। ठीक है, लेकिन हमें ये कार्य उनके साथ में नहीं करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 4-5 साल की उम्र में बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे आपने बड़बड़ाते देखे होंगे, गुड्डे गुड़िया से खेलते टाइम वो क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते रहते हैं। ठीक है, आपस से मतलब खुद से बातचीत करते रहते हैं। ठीक है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार यह जो वाक है, यह जो स्पीच है वो क्या है, यानी कि चिल्ड्रन ऑफ 4 to 5 years often talk to themselves, अपने आप से टॉक करना। दिस टॉक अकॉर्डिंग टू लेवाइगोत्स्की क्या है, तो वो क्या है, उनकी आत्म केंद्रीयता को दर्शाता है, या फिर उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, या फिर उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है, या फिर उनकी अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। तो क्योंकि क्वेश्चन वाइगोत्स्की के अनुसार है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि वो उनकी प्राइवेट स्पीच को, जो बच्चे अपने आप से टॉक करते हैं वो अपने क्या है, वो पहले तो वो प्राइवेट स्पीच है। ठीक है, प्राइवेट स्पीच का वो यूज क्यों करते हैं, आपने देखा होगा बहुत से बच्चे बड़बड़ाते रहते हैं, गुड्डे गुड़िया से खेलते समय उनसे बात करते रहते हैं, तो वो क्या है,
वो प्राइवेट स्पीच है और उसे वो प्राइवेट स्पीच कहते हैं। और ये जो प्राइवेट स्पीच है वो रेगुलेट करती है उनके जो थॉट्स हैं, उनकी जो थिंकिंग है वो उनको रेगुलेट करती है, ठीक है, उनको वो नियमित करने में मदद करती है। ठीक, अगर यही क्वेश्चन जीन पियाजे के अकॉर्डिंग होता तो वो उसको आत्म केंद्रियता मानते हैं, मतलब उसको वो आत्म केंद्रित भाषा बोलते हैं, ठीक है, यानी जिसे बच्चा अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए यूज करता है या फिर अपने आप से बड़बड़ाने, अपने आप से बातचीत करने के लिए यूज करता है, जो अपनी खुद की भाषा होती है, तो उसकी आत्म केंद्रित भाषा होती है। किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। लेकिन यहाँ क्वेश्चन किसके अनुसार था? वाइगोत्स्की के अनुसार था, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बिना नहीं समझा जा सकता। यानी कि व्यक्तिगत जो विकास है वो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता। यानी कि इन दो टर्म पर, समाज पर और संस्कृति पर किसने जोर दिया था? किसने जोर दिया था? तो आपको याद होगा किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण कारक कौन बताते हैं? वाइगोत्स्की बताते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है क्या नहीं? जब समाज को प्रायोरिटी दी जा रही है तो सीधी सी बात है वह जो स्तर है वो दूसरा बीच का स्तर है, यानी कि जिसे पारंपरिक स्तर कहा गया है, ठीक है। और पारंपरिक स्तर पर जो बच्चे की समाज के प्रति नैतिकता होती है, यानी कि क्या सही है क्या गलत है, जब इस बात की मतलब मान्यता की बात आती है तो समाज के लिए जो सही है वो भी उसके लिए भी वही सही है, ठीक। तो ऐसी विशेषता आपको देखने को मिलती है कौन से स्तर पर? अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास में। इस पूरे वीडियो को, इस सिद्धांत को समझने के लिए आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर एक बार वाइगोत्स्की के कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को एक बार जरूर देखें ताकि आपको पूरी थ्योरी क्लियर हो जाए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का उल्लेख करती है? क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है, लास्ट में इन्होंने एक और बुद्धि उसमें जोड़ दी थी, तो 9 प्रकार की कुल बुद्धियों की इन्होंने प्रकार बताए हैं। तो इन्होंने बुद्धि को एक नहीं कई विशिष्ट योग्यताओं का समूह माना है। तो उसमें से एक है तार्किक गणितीय बुद्धि, यानी कि जो बच्चा ज्यादा चिंतन कर पाता है, विश्लेषण कर पाता है, या फिर वैज्ञानिक दृष्टि से तथ्यों को विश्लेषित कर पाता है, उसमें गणितीय बुद्धि बताया गया है, ठीक है। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार आपको बताना है कि किसमें गणितीय बुद्धि का उल्लेख आपको मिलेगा। मानवीय अस्तित्व के मामलों पर सोचने व सामर्थ्य व संवेदनशीलता वाले में, या फिर ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता वाले में, या फिर स्थानों के पैटर्न को पहचानने या फिर उनमें फेरबदल करने की क्षमता, या फिर समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता क्या कहलाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि कहलाती है, ठीक है। इस तरह की जो बुद्धि पाई जाती है, जो गणित को एकदम वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषित करने की क्षमता रखता हो, तो उसमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? गणितीय बुद्धि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होगा? लर्निंग कैसी होगी? अगर वो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है तो वहां पर लर्निंग कैसी होगी? अंतः क्रिया व संवाद द्वारा, या फिर शिक्षकों के अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में, या फिर निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा, या फिर केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है व शिक्षकों की कोई भूमिका उसमें नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि प्रोग्रेसिव क्लासरूम या फिर प्रगतिशील कक्षा में जो लर्निंग होती है वो कैसी होती है? इंटरेक्शन के द्वारा होती है, यानी कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में संवाद होता है, वो भी पारस्परिक रूप से, ठीक है। टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पुटअप करते हैं, स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन पुटअप करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, इसे पारस्परिक अंतः पारस्परिक क्रिया कहा जाता है। और इस इंटरेक्शन के द्वारा ही जो है एक सफल शिक्षण माना जाता है।
अगर शिक्षण एक तरफा है तो वह नकारात्मक माना जाएगा, नेगेटिव माना जाएगा। अगर बच्चे यहाँ पर जो है निष्क्रिय है या फिर उसको है सूचना ग्रहण करने के प्रति निष्क्रिय भाव उनका है, ठीक है, तब भी वह नकारात्मक माना जाता है। केवल जब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी, यानी कि सिर्फ स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है, टीचर की यहाँ पर कोई भूमिका नहीं है। टीचर की भूमिका होती है परामर्शदाता के रूप में होती है, ठीक है, तो ये भी गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 कथन है आपका कि गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। तर्क है लड़कियों में गणित को समझने की आनुवंशिक क्षमता नहीं होती। सही विकल्प आपको बताना है। तो पहले यहाँ पर कथन भी गलत है कि गणित के जो शिक्षक है अगर वो लड़कियों के प्रति ऐसा मतलब ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि वह गणित नहीं सीख पाएंगी, तो ये जो इस तरह की सोच है ये क्या दिखाती है, जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाती है, ठीक है। तो जेंडर रूढ़िवादिता अपने आप में एक गलत सोच है। दूसरा, यहाँ पर लड़कियों में गणित को समझने की आनुवंशिक जो इन्होंने तर्क दिया है वो भी गलत है। उनमें कोई आनुवंशिक रूप से क्षमता कम नहीं होती है, लड़का लड़की सब बराबर होते हैं, तो वो भी गणित सीख सकती है। तो ऐसा विचार नहीं रखना चाहिए, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पर दोनों यहाँ पर जो है गलत हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। अगर भाषा के संदर्भ में देखें तो किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, जैसे कि हम समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, तो उसी के तहत ये भी ध्यान रखना है कि क्योंकि एक क्लास में कई तरह के बच्चे आते हैं, कई तरह की आवश्यकताओं के बच्चे आते हैं, और एक भाषा नहीं विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले बच्चे आते हैं। तो अगर हम एक ही भाषा से पढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक रूपता के सिद्धांत को हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक रूपता के नहीं, हमें क्या करना है कि सभी को एक मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास करना है कि हमें उनकी जो भी अलग अलग उनकी भाषा है उन सबका सम्मान करना है, ठीक है। और इसीलिए हमें बहुभाषा को अपनाना है, मल्टीलिंग्विस्टिक जो है स्टडी करानी है, ठीक। तो इसीलिए हमें बहुभाषा को मान्यता देनी है और 2020 नीति में भी यह प्रावधान आपको जो है दिया गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको जांचना भी जरूरी है, तो उसका उद्देश्य क्या है, अधिगमकर्ताओं में असफलता का डर पैदा करना, या फिर बुरे प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करना, या फिर अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। यानी कि जो लर्नर्स है, जो सीखने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी हमें आपस में क्या करनी है, तुलना करनी है। या फिर अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा मूल्यांकन करने का उद्देश्य क्या होता है कि जो लर्नर्स हैं, जो बच्चे हैं, ठीक है, वो जो हम उनको सिखा रहे हैं उस प्रोसेस में अगर कहीं कमी है तो उस तरीके को सुधारने में हमें मदद मिले। हमें ये जांच में पता चल जाए कि अगर ये चीज को नहीं सीख पा रहे हैं तो उसमें क्या कमी रह गई है। अगर बात आए डर पैदा करने की तो इसको नकारात्मक माना जाता है, हमें बच्चों में डर पैदा नहीं करना है। शर्मिंदा करने के लिए हम मूल्यांकन नहीं करते हैं बल्कि सुधार के लिए करते हैं। हम उनमें एक दूसरे से तुलना करने के लिए कभी भी हमें मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। तुलना भी नकारात्मक माना जाता है, इसे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमें तुलना कभी भी बच्चों के बीच में नहीं करनी चाहिए, उनको बांटना नहीं चाहिए, वर्गीकरण नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। समालोचनात्मक सोच जो होती है क्रिटिकल थिंकिंग होती है, ठीक है। तो समालोचनात्मक सोच का मतलब ही ये होता है कि बच्चा सिर्फ एक घिसे पीटे तरीके से ना सोचे बल्कि एक नए विचार के तरीके से सोचे, एक नया सृजनात्मक उसमें सोच विकसित हो, ठीक है। एक नए तरीके से मतलब वो चीजों को सीखे एकदम मतलब यूनिक तरीके से जो है चीजों को सोचे। तो कौन सा तरीका यहाँ पर जो है या फिर कौन सा क्वेश्चन, कौन सा काम उसके समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। सौर प्रणाली का आरेख बनाओ, या फिर 328 को 984 से गुना करो, या फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था ये बताइए, या फिर शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पूरा इफेक्टिव है। वो क्योंकि
अगर हमें देखो पहला जो ऑप्शन है सौर प्रणाली का आरेख बनाओ, तो इसमें क्या ही दिक्कत है, वो सौर प्रणाली का आरेख बना देगा। ठीक है, इसमें कुछ नया विचार ऐड करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अगर 328 को 984 से गुना करना है तो मल्टीप्लाई इजी वो कर देगा। ठीक, अगर ये बताना है कि शिक्षा का अधिकार आरटी कब लागू हुआ था, तो सीधी सी बात है उसे एक डेट, फिक्स डेट उसको बतानी है। लेकिन अगर हम ये क्वेश्चन देंगे कि शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर पर लोगों पर जो है अलग अलग उसको प्रभाव बताए, उसको विश्लेषित करे, तो सीधी सी बात है उसे नए विचारों को समावेश करना ही पड़ेगा। तो ये इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये तरीका सबसे बेस्ट है बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, जो भी लर्नर्स है वो एक दूसरे से हमेशा भिन्न होते हैं, एक बच्चा दूसरे से हमेशा भिन्न होता है, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है तो हमें उनको ध्यान में भी रखना होगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा, उनको उपेक्षा करनी चाहिए, मतलब कि उसको इग्नोर करना चाहिए, या फिर अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उनको मतलब जोड़ना चाहिए, ऐड करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, यूज करना चाहिए बेसिकली। ठीक है, अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि हमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए वो उनके जो पूर्व अनुभव है, हमें उनको जब हम नया कुछ उनको पढ़ा रहे हैं, नया ज्ञान दे रहे हैं, तो उन्हें शामिल करके हम पढ़ाएंगे, तो पूर्व जानकारी नई जानकारी से जुड़कर एक नया जो है ज्ञान उसे प्रदान करेगी। अगर उनके पास में कुछ पूर्व ज्ञान है तो हमें उसकी कभी भी उपेक्षा नहीं करनी है, उसको इग्नोर नहीं करना है। सभी बच्चे एक दूसरे से अलग है तो समान तरीका हमें कभी भी नहीं अपनाना है। और पाठ्यक्रचर्या मानकीकृत नहीं होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, जैसे कि मैंने टैग वर्ड में भी आपको बताया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, समावेशी कक्षा से। एक समावेशी कक्षा में क्या होना चाहिए, विद्यार्थी ज्ञान सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है, या फिर विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं, प्रौद्योगिकी के उपयोग में विद्यार्थियों के साथ भेदभाव किया जाता है, या फिर विद्यार्थी पूरी तरह से अपने दम पर ही अधिगम में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी एकदम सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर समावेशी शिक्षा में, समावेशी कक्षा में जो विद्यार्थियों को ज्ञान सामग्री दी जाती है या फिर विद्यार्थियों को पढ़ा जाता है, तो विद्यार्थी निष्क्रिय नहीं कैसे होते हैं, सक्रिय होते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि उनके साथ में हमें भेदभाव नहीं करना है, भेदभाव वहां पर नहीं किया जाता, सबको समान दृष्टि से देखा जाता है, और विद्यार्थी पूरी तरह अपने ही दम पर अधिगम नहीं करते हैं, साथ साथ में शिक्षक की भी भूमिका होती है, लेकिन किस रूप में, परामर्शदाता के रूप में होती है। ठीक है, अधिकारवादी के रूप में नहीं होती है, यानी कि शिक्षक ही सब कुछ नहीं होता है, विद्यार्थी ही अपने आप में अपनी समस्या समाधान नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे से दोनों को जो है कोऑपरेट यहाँ पर किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है। तो आरटीई को देखें तो शिक्षा का अधिकार जिसे हम कहते हैं 2009 में जिसे लागू जो आया था, तो इसके खंड 12 में एक प्रावधान किया गया है। वो क्यों किया गया है, वो किससे संबंधित है, वो केवल सरकारी विद्यालयों में दाखिले से संबंधित है, या फिर निजी विद्यालयों में आरक्षण से संबंधित है, केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान है, या फिर उनके लिए अलग विद्यालय का प्रावधान है। तो उसमें जो प्रावधान है खंड 12 में वो क्या है, निजी विद्यालयों में आरक्षण से संबंधित है। निजी विद्यालयों में जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे होते हैं उनके एडमिशन के लिए 25% यहाँ पर जो है आरक्षण दिया गया है। ठीक है, निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता, यानी कि कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी गणितीय गणना करने की क्षमता से सीधे प्रभावित करती है। तो अगर किसी बच्चे में प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है, किसको लेकर, मैथ को लेकर, ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से संबंधित अगर उसको प्रॉब्लम है तो उसको क्या बोलते हैं, डिसकैलकुलिया बोलते हैं।
ठीक है, क्या बोलेंगे? डिसकैलकुलिया बोलेंगे। अगर डिस्ग्राफिया की बात करें तो उसको लिखने में प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया की बात करें तो उसको पढ़ने और लिखने में प्रॉब्लम है, डिस्प्रैक्सिया की बात करें तो उसको अपने विचारों को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। विविध आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? विविध आवश्यकताओं वाले विद्यार्थी है किसी कक्षा में, ठीक है, उनको कक्षा में नहीं, सॉरी, उनको मतलब शामिल करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या आवश्यकता है? बैठने की निश्चित व्यवस्था, या फिर लचीला पाठ्यक्रम, या फिर मानकीकृत आकलन, या फिर पाठ्य पुस्तकें केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो किसकी आवश्यकता? अगर विविध प्रकार के बच्चे हैं, हम उनको चाहते हैं कि एक ही कक्षा में मतलब एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में उनको शामिल किया जाए, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? बैठने की निश्चित व्यवस्था में प्रॉब्लम आएगी, या फिर लचीला पाठ्यक्रम में, या फिर मानकीकृत आकलन में? तो लचीला पाठ्यक्रम होने हम उनकी जो आवश्यकता है वो है लचीला पाठ्यक्रम। क्यों? क्योंकि विविध प्रकार के बच्चे हैं, तो विविधता को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है? कोई बच्चा जो है जल्दी चीजों को सीख लेता है, कोई देर से सीखता है। ठीक है, तो इस वजह से हमें अपने पाठ्यक्रम को मानकीकृत नहीं रखना है, बल्कि कैसा रखना है? लचीला रखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? आपको मुझे कमेंट बॉक्स में प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनका आईक्यू लेवल बताना है कि कितना होता है। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? तो उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न आप पूछे, या फिर उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपे, या फिर जानकारी को समझाने के लिए अतिरिक्त उन्हें समय दे, या फिर उनसे सफलता की कम उम्मीद रखे। अगर आप चाहते हैं कि उनकी आवश्यकताएं पूरी हो, तो सीधी सी बात है, उनसे आसान और सरल आप क्वेश्चन पूछेंगे तो वो बोर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप उन्हें चैलेंजिंग काम देंगे, चैलेंजिंग वर्क देंगे, हायर ऑर्डर टास्क देंगे, तो उन्हें बहुत मजा आएगा। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा प्रतिभा है काम को सीखने की, करने की, तो यहाँ पर उनकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। अगर जानकारी को समझने समझाने के लिए आप अतिरिक्त समय देंगे, तो उसकी उन्हें जरूरत है नहीं, वो चीजों को बहुत जल्दी से समझ लेते हैं। ठीक है, उनसे सफलता की कम नहीं, हमें ज्यादा उम्मीद रखनी चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करते समय, यानी कि which of the following strategies should a teacher avoid facilitating learning among students? विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? अधिगम आप बच्चों को करा रहे हैं और आप चाहते हैं कि लर्निंग मीनिंगफुल हो। ठीक है, तो आप उस समय कौन सी गलती ना करें, यानी कि कौन सी रणनीति से आपको जो है बचना चाहिए? तो संकल्पना मानचित्रण से, या फिर खोजी अधिगम से, सहज अनुमान लगाने से, या फिर निष्क्रिय नकल से। तो सीधी सी बात है, आपका जो स्टडी है, आपकी जो लर्निंग है, बच्चों को आप जो पढ़ा रहे हैं, वो कब मीनिंगफुल होगा? जब आप उन्हें कॉन्सेप्ट मैपिंग के द्वारा पढ़ाएंगे, तो ये तो सही है। खोजी अधिगम डिस्कवरी लर्निंग कराएंगे, तो ये भी सही है। सहज अनुमान लगाना इनिशिएटिव गैसिंग के माध्यम से पढ़ाएंगे, तो ये भी सही है। लेकिन निष्क्रिय नकल, निष्क्रिय नकल यानी कि पैसिव इमिटेशन, अगर आप उसमें कुछ ऐसा तरीका यूज कर रहे हैं, या फिर उन्हें नकल कराना आसान करा रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे या फिर आपके इनएक्टिव है, तो सीधी सी बात है, ये क्या है? नकारात्मक है। ये अगर ऐसा होता है तो आपका जो अधिगम है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, वो मीनिंगफुल नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक होगा? यहीं पर सेम क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया है कि आपका अधिगम अर्थपूर्ण हो, मीनिंगफुल हो, आप जो लर्निंग करा रहे हैं बच्चों को अच्छे से समझ में आए, तो कौन सा यहाँ पर जो है तत्व आप सहायक होगा? गैर संदर्भीकरण जानकारी, मतलब आप उनको ऐसा पढ़ा रहे हैं जो उनसे रिलेवेंट ही नहीं है, या फिर विस्तारण इलेबोरेशन, यानी बढ़ा चढ़ाकर बहुत ज्यादा उसमें आपने घुसा दिया है, मूल तथ्य से ही आप हट गए हैं, ऐसा करके आप पढ़ा रहे हैं, या फिर उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंध के द्वारा, या फिर जो है जानकारी को याद करना। ठीक, तो कौन सा तत्व इसमें आपको जो है सहायक होगा? तो यहाँ पर है उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंध,
सॉरी, यहाँ पर जो विस्तारण है, ठीक है, विस्तारण यहाँ पर सही हो जाएगा। विस्तारण का मतलब उनको बढ़ा चढ़ाकर का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि उनको अच्छे से खोलकर मतलब चीजों को एक्सप्लेन करके पढ़ाना, ठीक है। उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन जो है अपने आप में पॉजिटिव नहीं माना जाता है, ये सही नहीं है, नकारात्मक है। और जानकारी को याद करने के आधार पर अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उन्हें ज्यादा एक टाइम के बाद में वो जानकारी या फिर पढ़ाया गया उनको याद नहीं रहेगा, तो वो मीनिंगफुल नहीं माना जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है। 23, एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है। जब आप एक नया विषय पढ़ा रहे हो तो उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, बच्चे पहले से क्या जानते हैं, या फिर उनमें जो सामान्य भ्रांति है उनका ज्ञान होना चाहिए। विषय सीखने के लिए उनकी जो पूर्व अपेक्षाएं हैं उनका पता होना चाहिए, और विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये सभी अपने आप में अनिवार्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि बच्चों को कितना पहले से ज्ञान है, अगर उनमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ भ्रांति है तो वो भी पता होना चाहिए। और उस विषय को सीखने के लिए जो उनकी पूर्व अपेक्षाएं हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ पढ़ने आए हैं तो मैथ को वो पहले से ही टफ मानते हैं, तो पहले से ही मानकर बैठ गए हैं कि हमसे मैथ नहीं होगा, और वो सबसे अच्छे तरीके से कौन सा स्टाइल जो है पसंद करते हैं पढ़ने का, ठीक है। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सभी जानकारी आपको पता होनी चाहिए जब आप नया विषय उनको पढ़ाने जा रहे हैं। 24 क्वेश्चन है, सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है। संरचनात्मक उपागम यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच, जिसके प्रतिपादक है यहाँ पर जीन पियाजे। तो कौन सा वह तरीका है, कौन सा मतलब यहाँ पर संरचनात्मक उपागम के द्वारा आपको बताना है कि किसको बढ़ावा दिया जाता है, प्रतिपादक शिक्षण को, या फिर पूछताछ आधारित शिक्षण को, या फिर शिक्षण की व्याख्यान विधि को, या फिर रटकर याद करना। विज्ञान में आपको शिक्षा मनोविज्ञान के किसी भी उपागम से अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए और उसमें पूछा जाए कि वो किसको बढ़ावा देता है या फिर किसको सही मानता है या फिर किसके द्वारा शिक्षण मतलब अच्छा मानता है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव के ज्ञान के आधार पर ही जो है आप दे पाओगे, क्योंकि आपको सिर्फ उस पर जो है मतलब आपका आंसर सही वही होगा जो अपने आप में सकारात्मक है, ठीक है। सकारात्मक यहाँ पर क्या है कि पूछताछ के आधारित जो है शिक्षण होना चाहिए, यानी कि टीचर बच्चे से क्वेश्चन पूछे और बच्चा टीचर से क्वेश्चन पूछे, एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर जब शिक्षण होता है तो वो ज्यादा मतलब अच्छा माना जाता है, ठीक है। प्रतिपादक यानी कि टीचर आया और उसने जो है एक लेक्चर दे दिया, तो ये भी जो है अपने आप में नकारात्मक है। व्याख्यान कौन करता है, व्याख्यान कौन करेगा, टीचर करेगा, आया और लेक्चर देकर चला गया तो वो भी गलत है। रट कर याद करना ही तो अपने आप में नकारात्मक है ही गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनके स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है, यानी कि उनके पास में जो ज्ञान है वो किसी भी चीज के बारे में जो भी ज्ञान रखते हैं उस पर वो चिंतन मनन करने के लिए कह रही है कि वो कितना सही है, वो कितना गलत है, वो जानकारी वो जो उन्हें पता है वो कितनी सही है, वो कितनी गलत है, आप उस पर सोचो, विचार करो। तो शिक्षिका क्या चाह रही है कि बच्चों में कौन सा कौशल विकसित करने के लिए वो जो है प्रयास कर रही है, किस पर ध्यान केंद्रित करने की बात कर रही है, घोषणात्मक या फिर अधिसंज्ञानात्मक या फिर प्रतिक्रियात्मक या फिर शब्दार्थ। जब सोच के बारे में सोच करने के लिए बोला जाए कि आप जो भी सोचते हैं वो सही है वो गलत है, आप उस पर सोचकर विचार करके मुझे बताइए, ठीक है, आप उसको सही साबित कीजिए कि वो सही है। तो जब इस तरह से सोच के बारे में सोच के लिए प्रमोट किया जाए तो वो क्या होता है, अधिसंज्ञानात्मक यानी कि मेटाकोग्निशन होता है, ठीक है। वो क्या होता है, मेटाकोग्निशन हम उसको कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 है, अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है। उसको हम समावेशन कहेंगे, यानी कि पूरी जानकारी एक साथ हमने इकट्ठा याद कर ली, या फिर खंडीकरण यानी कि टुकड़ों में बांटकर उसको जो है याद किया, या फिर अनुबंधन या फिर अतिसंज्ञान, ठीक है। मेटाकोग्निशन तो यहाँ पर नहीं है, वो तो हमने अभी समझा है। तो होगा क्या, वो होगा खंडीकरण, ठीक है। तो खंडीकरण क्यों होगा, खंडीकरण इसलिए क्योंकि हमें क्या करना है कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनको खासकर एक बड़ी जानकारी याद कराने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल पोयम है, उसको याद कराने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि व्यवहारवादी बताते भी है कि जो जानकारी है उसको
बड़े खंड से हमें छोटे छोटे समूहों में, छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके उन्हें पढ़ाना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक यादगार रहे। ठीक है, तो इसीलिए उसको खंडीकरण बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक नई स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किसके महत्वपूर्ण भाग है। देखिए, एक नया स्पष्टीकरण आपको तैयार करना है, ठीक है, और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपने जो भी पहले नियम सीखे हैं उनका आपको जो है यूज करना है। ठीक है, और परिणामों का मूल्यांकन भी करना है जो भी रिजल्ट आया है। तो ये किसके मतलब किसको किस तथ्य को या फिर कहें कि किस प्रक्रिया का यह एक हिस्सा माना जाता है, समावेशन का, भ्रांति का, समस्या समाधान का, या फिर रटकर याद रखना। तो समस्या समाधान, जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले होता क्या है कि हमें स्पष्ट करना होता है कि समस्या क्या है। उसके बाद में हमें गोल यानी कि टारगेट करना होता है, पर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें जो सीखी गई जो जितने भी नियम है, जितनी भी जानकारी है, उनके सरल उपयोग से हमें परे जाना है और हटके कुछ मतलब नया उसमें करना है। और परिणाम जो भी उसका रिजल्ट है उस पर मूल्यांकन भी करना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो ये कब किया जाता है, जब हमारे सामने कोई समस्या आ जाती है, बच्चों के सामने कोई समस्या आ जाती है, तब उसके तहत इस प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अभिकथन है कि शिक्षकों को किसी संप्रत्यय से संबंधित, शिक्षकों को, जो शिक्षक है, जो टीचर है, किसी संप्रत्यय यानी कि किसी कॉन्सेप्ट से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। यानी कि विद्यार्थियों को अगर कोई कंफ्यूजन किसी थ्योरी को लेकर, किसी बात को लेकर है, तो हमें उन्हें क्या कर देना चाहिए, उपेक्षा कर देनी चाहिए, उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए। दूसरा, इसमें कारण क्यों, क्योंकि भ्रांतियां यानी कि जो कंफ्यूजन होते हैं अत्यंत गलत होती है और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती है। तो यहाँ पर हमें उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उन्हें सोल्व करना चाहिए, उनको जो है समावेश उनका करना चाहिए। तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा, और ये जो तर्क इसके बारे में दिया गया है ये ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। दोनों यहाँ पर जो है गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रक्रियाओं के संबंध को किस तरह से देखते हैं। जो संवेग होते हैं, जो संवेग होते हैं वो वह भावनात्मक रूप से और संज्ञानात्मक रूप से, यानी कि अगर किसी बच्चे में इमोशंस ज्यादा है, वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वह किस प्रकार से उसकी स्टडी को या फिर उसके संज्ञान यानी कि उसके मस्तिष्क को किस तरीके से प्रभावित करेंगे। तो आपस में दूसरे का संबंध कैसा होता है, क्या इमोशंस का मस्तिष्क पर, विचारों पर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, तो आपको ये बताना है। तो दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं या फिर दोनों एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं, केवल भावनाएं ही संज्ञान को प्रभावित करती हैं या फिर केवल संज्ञान ही भावनाओं को प्रभावित करता है। तो दोनों जो है एक दूसरे से इंटरट्विन्ड होते हैं, एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं, और दोनों का एक दूसरे पर जो है पूर्णतः प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है केवल भावनाएं ही संज्ञान को प्रभावित नहीं करती, संज्ञान भी भावनाओं को प्रभावित करता है, और केवल संज्ञान ही भावनाओं को प्रभावित करता है, ये भी गलत है। भावनाएं भी संज्ञान को प्रभावित करती है। ठीक है, और ये एक दूसरे से स्वतंत्र बिल्कुल नहीं है, एक दूसरे से गुथे हुए हैं। ठीक है, यानी कि बच्चे के मस्तिष्क पर या भावनाओं का प्रभाव पड़ता है और भावनाओं के द्वारा बच्चे का मस्तिष्क प्रभावित होता है, ये भी जो है देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि विद्यार्थी सीखने के कार्य के लिए प्रेरित महसूस करते हैं कब ऐसा होता है, जब वह किसी भी काम को सीखने के लिए जो है प्रेरित होते हैं। मूर्त और अत्यधिक जटिल, मतलब उनका कार्य कैसा हो, मूर्त हो और अत्यधिक जटिल हो, या फिर उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ हो, या फिर अप्रासंगिक हो यानी कि इररिलेवेंट हो, कोई मतलब ही ना हो उसका, या फिर बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं हो। तो वह बिल्कुल मतलब उनसे प्रेरित कब होंगे और उसे सीखने के लिए तैयार कब होंगे, जब वह उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अगर वो मूर्त है, अत्यधिक जटिल है, तो उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, इररिलेवेंट है तो उनका मतलब समझ में ही नहीं आएगा उनको, और चुनौती उसमें है ही नहीं तो वो उसको बोरिंग लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमने 30 क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया है। तो उम्मीद करती हूँ
कि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा और इसको आपको जो है समझने में, अंडरस्टैंडिंग बनाने में जो है मदद मिलेगी। तो इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।